अस्सलाम वालेकुम। कंसोलिडेशन का आखिरी सवाल, बस खत्म कंसोलिडेशन। ये सवाल इस जैसा एक दफा और एरर्स वाला हुआ है टेस्ट, लेकिन ये जो सवाल है ना, ये अपनी नौयत का वाहिद सवाल है हिस्ट्री के अंदर, और ये दोबारा भी टेस्ट हो सकता है ऐसा। दिसंबर 20 पढ़ लें, करता हूं बोर्ड पे। ये बुक में होगा मेरी क्वेश्चन नंबर 28 एसएल शिफा लिमिटेड। शिफा लिमिटेड एसएल क्वेश्चन 28 पढ़ लें, करता हूं।
जी। अच्छा, अब इस सवाल में एक मजे की बात आपको ये लगेगी कि एसओएफपी कौन सी दी हुई है, पेरेंट और सब्सिडीज की? नहीं, कंसोलिडेटेड दी हुई है। तो आपको ग्रुप एसओएफपी गिवन है और ग्रुप एसओएफपी ही दोबारा मांगी है, प्रिपेयर रिवाइज्ड ग्रुप एसओएफपी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक जो प्रैक्टिस करते आए वो तो एनसीआई की वर्किंग और रिटेन अर्निंग की वर्किंग और ब्रैकेट P+S खोल के करते आए थे। अब ये उस रूटीन से बिल्कुल हट गया सवाल, यानी उसमें जो एनसीआई की वर्किंग करते थे, वैल्यू एट एक्विजिशन, रिटेन अर्निंग, वैसे नहीं करना। आपको फिगर्स गिवन है, इन सिंपल वर्ड्स ये आपसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सवाल पूछा। ग्रुप एसओएफपी दी हुई है और ग्रुप एसओएफपी को ठीक करना है और एरर्स बताए हुए हैं। हाँ, कंसोलिडेशन इसमें इतनी जरूर है कि फॉरेन सब्सिडरी थी जिसको सिरे से कंसोलिडेट ही नहीं किया, तो वो एक जीरो से करने वाला सवाल हो गया। लेकिन जो बाकी हैं उनकी आपको कंसोलिडेशन कर दी है, जो उसमें एरर बताए हैं उन एरर्स को ठीक करना है। तो पेरेंट और लोकल सब्सिडरीज की कंसोलिडेशन करके दे दी है। नंबर 1, फॉरेन सब्सिडरी को कंसोलिडेट करना है, तो वो जो फॉरेन का सवाल करते हैं वो तो करना ही करना है। गुडविल की वर्किंग करते हैं और उसकी एसओएफपी को ट्रांसलेट करते हैं और उस पर एक्सचेंज रिजर्व निकलते हैं। ये दो काम करने पड़ेंगे। और जो एग्जिस्टिंग सब्सिडरीज को ऑलरेडी कंसोलिडेट कर लिया हुआ है उनमें सिर्फ एरर्स ठीक करने। तो ये सवाल अगर समझ आया तो फिर आगे चलते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन ये होनी चाहिए कि एसओएफपी तो बनेगी दिसंबर 20, और ये सवाल, इस तरह का सवाल पहले कभी नहीं आया। और ये अटेम्प्ट जो है ना, ये कोरोना वाली अटेम्प्ट है, और ये वो अटेम्प्ट है जिसमें आप लोगों को तो, आपके तो आर्टिकल्स पता नहीं किसी के शुरू हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। जून 20 में अटेम्प्ट अचानक कैंसिल हुई थी, लोगों ने छुट्टियां ले ली हुई थी और अभी अनसर्टेनिटी थी कि अटेम्प्ट होनी है कि नहीं होनी। उनकी वो फर्म में छुट्टियां भी काउंट हो गई, जून 20 की अटेम्प्ट भी नहीं हुई और फर्म वालों ने आइंदा छुट्टियां देने से इनकार कर दिया। फिर लोगों की लड़ाइयां हुई, फिर दिसंबर 20 में अटेम्प्ट हुई, तो ये उसमें ये सवाल है। एसएल ग्रुप consolidated SOFP as at December 19 रुपीज मिलियन और नॉन करंट एसेट्स। हाँ जी, PPE 14। अच्छा, अब ना ये पी और लोकल सब्सिडरीज की कंसोलिडेटेड फिगर है। अब हमने इसमें बस एरर्स ठीक करने और फॉरेन सब्सिडरी को मिलाना है साथ लाके। आगे गुडविल, ये भी है, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। हमने इसमें फॉरेन वाली गुडविल साथ शामिल करनी है और जो एरर है वो ठीक करना है। आगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी 200। अच्छा, आप देखें एसओएफपी में जो इन्वेस्टमेंट्स शो हो रही हैं, एक फॉरेन सब्सिडरी की इन्वेस्टमेंट शो हो रही है, यानी इसने इसको कंसोलिडेट नहीं किया, बस इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा हुआ है। और ये एलए में इन्वेस्टमेंट क्यों शो हो रही है? ये तो सब्सिडरी है। ये जो फर्दर इन्वेस्टमेंट थी, जो छोटे एस से बड़ा एस बनना था, अगर उसने अभी तक एसओएफपी में इन्वेस्टमेंट शो की हुई है, इसका मतलब छोटे एस से बड़ा एस नहीं बनाया, और वो जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी डलती है वो भी नहीं की है, एनसीआई भी नहीं निकाली हुई है, यानी उसने छोटे एस से बड़े एस वाली जो जो एडजस्टमेंट्स हैं वो नहीं की हैं। ये इससे पता चल रहा है कि इसकी एसओएफपी में वो इन्वेस्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट शो हो रही है। तो ये ग्रुप में से उड़ा देंगे और फॉरेन सब्सिडरी को कंसोलिडेट करना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी उड़ा देंगे। और एक दो लाइनें छोड़ लेते हैं। करंट एसेट्स जी 11550। एक इसमें एरर ठीक करने हैं और एक इसमें फॉरेन सब्सिडरी को साथ मिलाना है। रेहान, ये आएगा सारा है? नहीं, याद रहेगा जी। कैपिटल, अच्छा कैपिटल तो सवाल पढ़ के अंदाजा हो गया होगा, ये तो फाइनल ही है, इसमें तो कहीं कोई एरर है भी नहीं। तो मेरे पास यहाँ कैमरे की लिमिट है, चलो लिख देता हूँ, कितना 6000। और क्या है? ग्रुप रिजर्व। एक तो इसमें एरर्स होने हैं और दूसरा इसमें फॉरेन सब्सिडी वाली रिटेन अर्निंग ने भी मिलना है, नहीं ना जी। और एनसीआई, अब एनसीआई एक तो इसमें एरर ठीक होने हैं और फॉरेन सब्सिडी ने आके मिलना है। और चूंकि हमें पता है फॉरेन सब्सिडी है तो एक्सचेंज रिजर्व ने भी आना होगा। और लायबिलिटीज जी 13360। इसमें एरर ठीक होने हैं और फॉरेन सब्सिडी ने मिलना है आके।
अच्छा, अब ना सवाल अच्छा हैंडल ऐसे हो जाएगा कि फॉरेन सब्सिडी तो जीरो से कंसोलिडेट होनी है ना, तो उसको अभी साइड पे करके पहले एरर ठीक कर लेते हैं सारे, ताकि फिर हम सारा फोकस उस फॉरेन सब्सिडी पे लगाएं। तो अभी फॉरेन सब्सिडी को मैंने साइड पे कर दिया, गुडविल, रिजर्व्स और एनसीआई, इनके हम एरर्स ठीक करते हैं। और एरर्स ठीक करने का तरीका है कि जो फिगर गिवन है वहां से शुरू करें और जो गलतियां प्लस माइनस करते जाएं। तो गुडविल, ग्रुप रिजर्व्स, अच्छा ये ग्रुप रिजर्व्स है, अदर रिजर्व्स भी इसी में है। और एरर जो है वो सिर्फ पेरेंट में एरर होंगे, सब्सिडीज में भी होंगे ना, तो हमें कॉलम तो फिर सब्सिडीज के बनाने पड़ेंगे ताकि पता चले किस सब्सिडी में एरर है। तो ग्रुप का कॉलम आ गया, और हमें किस किस सब्सिडी के अंदर एरर सवाल में बताए हुए, एल ए में है, नहीं देखें एल ए में, तो अगर हमने एल ए की गुडविल कैलकुलेशन में कोई गलती की है तो और बात है, सब्सिडरी की फिगर्स में कोई एरर, पॉइंट 1 में एल ए किधर है, एल बी है। तो जो एरर वगैरह हैं वो एल बी और एल सी के हैं, एल बी एल सी, और एफ डी का सवाल तो फिर करना ही है सॉल्व। और एनसीआई, गिवन फिगर से शुरू कर लेते हैं। एनसीआई कितनी गिवन है, अच्छा पहले हम लोग एनसीआई आखिर में बनाते थे ना, वो तो एनसीआई सॉल्व करने का तरीका था, अब तो हमने एनसीआई की गलतियां एनसीआई में ठीक करनी है, तो इसलिए जो जो फिगर्स गिवन है उनसे हमें सवाल स्टार्ट करना पड़ेगा। 2315, और इसकी क्या गिवन है, 67, यहां भी लिखूं, नहीं ये तो कंसोलिडेटेड है, यहां से शुरू कर रहे हैं। हाँ जो एरर होंगे वो मैं एरर यहां करूंगा, उस पर 80 लगा के यहां ले आऊंगा, 20 लगा के यहां ले आऊंगा, इसलिए मैंने इनके कॉलम बनाए। अच्छा गुडविल कितनी गिवन है, 350। तो अब एसओएफपी ब्रैकेट खोल के तैयार। अच्छी बात यह है कि चूंकि एसओएफपी का सवाल है तो हर एरर का डबल इफेक्ट लेंगे तो फिर टैली रहेगी। एसओएफपी खोल ली है और वो वर्किंग्स खोल ली है, अब हम एरर्स ठीक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर एक वेयर हाउस आ रहा है जो एसएल का है, और एसएल ने वो एलबी को किराए पे दिया था। अच्छा अब जब एसएल ने एलबी को किराए पे दिया था तो एसएल उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखा रहा है। जी हम एसएल हैं और एसएल ने एक वेयर हाउस किराए पे दिया हुआ अपनी सब्सिडरी को, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो पिछले कहीं एक दो दिन में भी हमने काम किया है कि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आईएस 40 से उड़ा के आईएस 16 में ले आएंगे, तो आईएस 40 की अकाउंटिंग रिवर्स कर देंगे और आईएस 16 की ले आएंगे, पूरे साल की है 6 महीने की। तो 6 महीने जब ये बाकियों के पास था तब तक तो उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहना ही सही है, लेकिन 1 जुलाई 19 से ऑनवर्ड ये सब्सिडरी को गया है, तो इन 6 महीने में फिर इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहा है वो रिवर्स कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवर्स, आईएस 40 रिवर्स और आईएस 16 शामिल कर लेंगे। तो आईएस 40 की रिवर्सल में क्या क्या करें, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकालें और पीपी में ले आए, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकालने से पहले इसका फेयर वैल्यू गेन रिवर्स कर दें। कितना कमाया था जी, कितना फेयर वैल्यू गेन कमाया होगा,
अरे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दिया हुआ। ओहो, जब किराए पे दी उस वक्त इसकी कैरिंग अमाउंट क्या थी 180, और फिर इसको ये अपनी बुक्स के अंदर कितने पे शो कर रहा है 200.1 में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स, यानी आपको जो 200 नजर आ रहा है वो यही है बस। अगर कहता ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, के अलावा और भी हो सकता था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स, तो एसएल इसको अपनी बुक्स में 200 पे ले आया हुआ है, जबकि उस वक्त इसकी बुक वैल्यू 180 थी, तो 20 का गेन बनाया होगा, वो रिवर्स कर देते हैं। यहां से 20 निकाल दिया और ये फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 200 माइनस 180 20, ये रिवर्स कर दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को वापस 180 पे ले आए, और इस पे आईएस 16 लगाना है तो यहां से निकाल के यहां ले गए, और फिर यहां ले गए तो उसको डेप्रिशिएट कर दें। कितना डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी, 180 की लाइफ कितनी थी 15, लेकिन हम ये काम सारा 6 महीने का कर रहे हैं। 6 इसको डेप्रिशिएट कर देंगे, और ये जो पीपी में लाए हैं इसको डेप्रिशिएट कर देंगे। और मैंने उस दिन रेंट के बारे में कहा था कि इसको इग्नोर भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। एक अटेम्प्ट में आईकेएप ने इसको कंसीडर किया था, एक अटेम्प्ट में इग्नोर किया था। इनकम स्टेटमेंट के सवाल में लाजमी रिवर्स करना है। एसओएफपी के सवाल में ये आर्गुमेंट भी हो सकता है कि जब आईएस 40 की अकाउंटिंग ही रिवर्स कर रहे हैं तो रेंट इनकम रेंट एक्सपेंस भी रिवर्स कर दें, और ये आर्गुमेंट भी हो सकता है कि इसने रेंट इनकम बनाई हुई है, इसने रेंट एक्सपेंस बनाया हुआ है, तो बना रहे, ये डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज कर रहा है ना, फिर डेप्रिसिएशन भी तो इसको यूज चार्ज हो रही है ना, हालांकि यूज तो ये कर रहा है नहीं। देखें, एक तो पक्का है कि आईएस 40 उड़ा के आईएस 16 लाना है, तो फेयर वैल्यू गेन उड़ा दिया और आईएस 16 की डेप्शन डाल दी। रेंट इनकम की जहां तक बात है उस पे दोनों आर्गुमेंट ठीक है, मतलब मैं दोनों पे ठीक हूं। इस अटेम्प्ट के सॉल्यूशन में आईकेएप ने रेंट इनकम को रिवर्स नहीं किया, और एक पहले टेस्ट हुआ था वो शायद क्लास में डिस्कस भी हुआ है, उसमें रिवर्स किया हुआ था। दोनों बातें ठीक है। एक आर्गुमेंट यह है कि जब आईएस 40 ही को रिवर्स कर रहे हैं तो कौन सा रेंट इनकम रेंट एक्सपेंस, हम रेंट इनकम को इसलिए रिवर्स कर रहे हैं कि ये इंटर कंपनी है, हम इसलिए रिवर्स कर रहे हैं कि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए रिवर्स कर रहे हैं, तो रेंट इनकम रेंट एक्सपेंस को रिवर्स कर दें, ये आर्गुमेंट भी ठीक है। और एक आर्गुमेंट ये है इसने रेंट इनकम बनाई हुई है, इसने रेंट एक्सपेंस बनाया हुआ है, बिल्डिंग असल में यूज कौन कर रहा है, ये हम लोग रेंट इनकम रेंट एक्सपेंस उड़ा दें और डेप्रिसिएशन भी इस बेचारे को चार्ज करें, ये तो बिल्डिंग नहीं यूज कर रहा, ये तो बिल्डिंग यूज नहीं कर रहा, तो इसलिए रेंट इनकम रेंट एक्सपेंस चार्ज हुआ रहने दें, वो रिवर्स ना करें। तो अगर आपको ज्यादा इत्मीनान रिवर्स करने पे तो रिवर्स कर लेते हैं, रिवर्स ना करने पे तो रिवर्स नहीं करते। दोनों ट्रीटमेंट पास में मौजूद हैं और मेरे ख्याल में दोनों ही ठीक है। तो क्या करूं, रिवर्स करूंगा, रहने दो, कर दे। जिसे नहीं करना वो ना लिखना इसमें। हम लोग रिवर्स कर देते हैं रेंट। कितना रेंट है 2 पर मंथ, और 6 महीने का हो गया 12, तो इनकम से भी निकाल देते हैं और एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हैं। वो पेबल सीबल है वो इधर आ रहा होगा, वो अभी एलिमिनेट कर देते हैं। आईएस 40 रिवर्स हो गया, आईएस 16 अकाउंट फॉर हो गया, और ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है कि 2 महीने का किराया अभी दिया नहीं है, तो इसका मतलब है एक के रिसीवेबल आ रहा होगा, एक का पेबल आ रहा होगा, तो 2 महीने का कितना बना 4 मिलियन, तो वो यहां से भी उड़ा देते हैं और यहां से भी उड़ा देते हैं। अच्छा, ये कैसे पता कि कंसोलिडेट करने वाले ने ऑलरेडी नहीं उड़ाया हुआ, कंसोलिडेशन किया तो क्या पता उड़ा दिया। हाँ, ये ऊपर लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट बीन कंसिडर्ड, तो इससे यही लग रहा है कि नहीं उड़ाया हुआ। जी, पॉइंट 1 डन। पॉइंट 1 ओके। पॉइंट 2, एलबी की एक कंटिंजेंट लायबिलिटी थी जो आज तक कंटिंजेंट ही है, तो ये वो जो मैंने केसेस के डब्बे बनाए थे तो उनमें से पहला ही है कि आज तक एस ने उसका कुछ भी नहीं किया, तो इसके साथ क्या सलूक होता है, एक्विजिशन डेट वाली फेयर वैल्यू
गुडविल की वर्किंग में ले आते हैं और लायबिलिटीज में ले आते हैं। कितनी थी? 40। तो इस 40 को हमने एलबी की गुडविल निकालते हुए कंसिडर नहीं किया। और इस 60 का क्या करना? ये बढ़ के अब 60 हो गई है, तो कुछ भी नहीं करना। ये बढ़ी हुई बात सिर्फ तब लेनी थी अगर एस इसको सब्सिक्वेंटली लायबिलिटी रिकॉर्ड कर चुका होता। तो एसओएफपी वाले नोट्स में देखेंगे ना आप, तो उसमें कंटेंजेंट लायबिलिटी के मैंने 3 डब्बे 3 केसेस बनाए हुए थे। पहला था कि एस ने अभी तक कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, तो ये वो है, कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद जो बढ़ने कम होने वाली बात थी वो तब थी अगर एस अपनी बुक्स में कोई प्रोविजन बना चुका है। तो एस ने तो बनाई नहीं प्रोविजन आज तक, वो तो अभी तक कंटेंजेंट लायबिलिटी है। तो इसलिए इस 60 का कुछ भी नहीं करना। तो एरर क्या हुआ? गुडविल की कैलकुलेशन करते हुए एस की एक कंटेंजेंट लायबिलिटी जिसकी फेयर वैल्यू 40 थी वो टोटली इग्नोर हो गई। तो अब क्या करें? टोटली इग्नोर हो गई, लायबिलिटीज में ले आते हैं। तो गुडविल की वर्किंग तो हम प्रॉपरली कर ही रहे, हम तो सिर्फ गलत फिगर को ठीक करने लगे। तो क्या करें? अब गुडविल की वर्किंग सॉल्व हुई नजर नहीं आ रही, उसमें हमने नेट एसेट्स का डब्बा नहीं बनाया हुआ। डब्बा बनाया था तो उसमें 40 लिखते। अब आपको इसमें देखना है जो करना है, 40 का कहां क्या कैसे असर गया होगा। लायबिलिटी बना दी, ओके। अब आगे गुडविल में लिखते तो क्या हो जाता? थोड़ा ज़बानी सोचते हैं। गुडविल की वर्किंग अगर हो रही होती तो इस डब्बे के अंदर 40 को नेगेटिव लिखते, पॉजिटिव लिखते? नेगेटिव लिखते। इससे क्या होता? इस डब्बे का टोटल कम आता। डब्बे का टोटल कम आता तो गुडविल ज्यादा आ जाती, तो गुडविल में ऐड कर देंगे। और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है, फेयर वैल्यू पे? प्रोपोर्शनेट पे। तो जब डब्बे का टोटल कम आता तो इसी के ऊपर एनसीआई की परसेंटेज लगती, तो वो भी कम आता। और एनसीआई जो कि प्रोपोर्शनेट पे है तो गुडविल का ताल्लुक एनसीआई से नहीं पड़ रहा, तो इसलिए गुडविल पे इफेक्टिवली कितना असर जाता? 40 मिलियन का 80% के 60%? हाँ जी, 60%। तो अब हम एडजस्टमेंट क्या करें? लायबिलिटी में 40 ले गए और डब्बे में लेस नहीं किया था, अब लेस कर लें तो एनसीआई भी कम हो जाएगी और गुडविल बढ़ जाएगी। जब इस डब्बे का टोटल कम होगा तो एनसीआई ने तो इसी का 40% लगना था, एनसीआई में कमी लाएंगे और डब्बे का टोटल कम होने से गुडविल बढ़ाएंगे। तो गुडविल में ऐड कर देंगे, चालीस का 60% और एनसीआई में से लेस कर देंगे। एलबी की है, एलए की है? एलबी 40 का 40%। यहां पर 16 लेस हो जाएगा, यहां 24 ऐड हो जाएगा और वहां 40 ऐड हो जाएगा। और अगर बैलेंस शीट को आप टैली रखने का इफेक्ट देखना चाहें तो लायबिलिटी बढ़ा दी, लायबिलिटी क्रेडिट, गुडविल बढ़ा दी, गुडविल डेबिट, एनसीआई कम कर दी, एनसीआई डेबिट। तो 24 और 16 डेबिट और 40 क्रेडिट। ये पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी पढ़ लें और पॉइंट 2 बताएं, ओके या? जी, पॉइंट 1 2 रन। पॉइंट 3 एलसी, ये बड़ा मजे का पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3,
एलसी को जब खरीदा था तो पैसे वैसे जो दिए थे वो तो दिए थे, लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन करते हुए डेफर्ड कंसिडरेशन को हम अकाउंट फॉर करना भूल गए। खरीदी कब थी एलसी? 1 अप्रैल 19, और 1 अप्रैल 19 को हमने उस वक्त पैसे तो दिए होंगे, लेकिन साथ 121 मिलियन और देने का वादा किया होगा 31 मार्च 21 पे। तो अप्रैल 19 एक्विजिशन थी और 31 मार्च 21 पे पैसे देने का वादा किया था, डेफर्ड कंसिडरेशन, और इसकी सिरे से अकाउंटिंग ही नहीं की। तो अब कर लें। अच्छा, अब जब करेंगे तो लायबिलिटीज में उसको शामिल करेंगे, लेकिन ईयर एंड की फिगर, और गुडविल की वर्किंग में एक्विजिशन डेट की फिगर ऐड करें, लेस करें? हमने एक इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड ही नहीं की, ऐड करेंगे, और उसके ऊपर इंटरेस्ट की भी अकाउंटिंग नहीं की, वो यहां से लेस करेंगे। गुडविल में हम कितना ऐड कर दें? जो उस दिन की इसकी फिगर थी, उस दिन की फिगर क्या बनती थी? 121 को 1.1 पे 2 साल डिस्काउंट करके देखें, 100 बन जाएगी, है ना? यानी 100 की हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं की, तो गुडविल में कितना बढ़ जाएगा? हाँ जी, 100 नहीं, फिर कितना? भाई गुडविल की वर्किंग करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट में कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट में 100 नहीं लिखा तो गुडविल को 100 से बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दे 100 से। बढ़ा दे जी। तो एक्विजिशन डेट पे तो 100 ही है ना, जरूर बढ़ा देते अगर एलसी पे गुडविल आ रही होती तो। टेबल देखें, उस पर तो गुडविल ही नहीं थी, उस पर तो नेगेटिव गुडविल थी, तो फिर ऐड ना करें। अच्छा चले, कितनी नेगेटिव गुडविल थी? 60। तो हमने इन्वेस्टमेंट में चूंकि 100 नहीं लिखा था, इसलिए नेगेटिव गुडविल 60 आ गई। 100 लिखते तो असल में गुडविल 40 होनी थी, तो वो जो नेगेटिव गुडविल हम बना चुके हुए हैं वो उड़ा देते हैं। $60 ये उड़ा देते हैं, और गुडविल में फिर 40 ले आते हैं। अगर एलसी के ऊपर गुडविल होती ना तो वो उसके अंदर आ रही होती, फिर जरूर 100 ऐड करते, लेकिन एलसी पे गुडविल ही नहीं थी, नेगेटिव गुडविल थी, और वो नेगेटिव गुडविल 60 आ रही थी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट में 100 और ले आए तो फिर नेगेटिव गुडविल 60 की बजाय पॉजिटिव गुडविल 40 हो जाएगी। तो उसको जो इनकम बनाया था वो रिवर्स कर दी और 40 को यहां ले आए। जी, पॉइंट नंबर 3 गुडविल वाली बात आई समझ? ठीक है, और इसकी चूंकि अकाउंटिंग ही नहीं की तो इस पे इंटरेस्ट नहीं बनाया, वो बना लेते हैं। जब इस पे इंटरेस्ट बनाएंगे तो 100 मिलियन पे कितने महीने का इंटरेस्ट बनाए? 9 महीने का, 7.5। और लायबिलिटीज में कितनी शामिल कर लें? 107.5। 100 एक्विजिशन वाली, और उसके बाद जो 7.5 और बढ़ गई, तो यहां कर लेते हैं 107.5। हाँ, ये हो गया जी पॉइंट 3।
जी 0.3 तक, चले 0.4। एलसी ने एलबी को इक्विपमेंट बेचा था, उसके ऊपर प्रॉफिट आ गया और ये फिर यूआरपी पीपी वाला हो गया। तो पीपी के यूआरपी का क्या करते हैं, पीपी से निकालते हैं और सेलर की रिटेन अर्निंग से निकालते हैं। तो ये क्या कर नहीं लिया होगा, नहीं, क्योंकि फॉलोइंग चीजें नहीं की नहीं। तो अब हम कर लेते हैं। तो वर्किंग 2.1 कितना प्रॉफिट कमाया था, देखें कितना कमाया था, 70 मिलियन का बेचा था और 40% मार्कअप कमाया था। तो 70 40 ओवर 140 जी 20, और खरीदने वाले ने इसको डेप्रीशिएट कर लिया होगा कितना, कितने महीने हो गए इस बात को, तो 18 का आ गया यूआरपी, और इस यूआरपी को पीपीई से माइनस और सेलर की रिटेन अर्निंग से माइनस। सेलर कौन है, एलसी, तो 18 यहां से माइनस। .4 तक 0.5, यानी वो जो पेरेंट ने छोटे ऐसे बड़ा एस किया तो उसकी एडजस्टमेंट नहीं की गई। कब किया है छोटे ऐसे बड़ा एस, साल के आखिरी दिन ही किया है। तो साल के आखिरी दिन किया है तो हम क्या क्या करते हैं, एक तो एडजस्टमेंट इन इक्विटी डालते हैं, दूसरा पुराने दौर पे पुरानी रेशो, पहले परसेंटेज कितनी थी 55 और फिर हो गई 75, तो पहले 55 और बाद में 75, तो बाद वाला तो आया ही नहीं। देखें छोटे ऐसे बड़ा इस करते हैं ना, एक तो हम डालते हैं एडजस्टमेंट इन इक्विटी, एक ये काम करते हैं, फिर उसके अलावा रिटेन अर्निंग्स का कॉलम बनाते हुए यहां 55 यहां 75 करते हैं रिटेन अर्निंग में, और एनसीआई सारी की सारी 25 पे बनाएंगे। तो रिटेन अर्निंग में तो ये नौबत ही नहीं आई थी, क्यों, तो एक तो ये नहीं किया होगा और दूसरा एनसीआई 25 की बजाय 45 बनाई हुई होगी। तो एनसीआई को कम करना है और एडजस्टमेंट इन इक्विटी डालनी है, ये दो काम करना है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट इन इक्विटी क्या करते होते हैं ये, कि अगर उस वक्त एनसीआई की वर्किंग करते तो कितनी फिगर आती, उसमें फिर डिक्रीज या इंक्रीज, डिक्रीज। तो एनसीआई की वर्किंग का तो डाटा ही नहीं है, लेकिन उसने आपको उस वक्त की एस की पूरी इक्विटी बना दी, एडजस्टमेंट्स भी कोई नहीं है और उस वक्त की पूरी इक्विटी बता दी। तो डिक्रीज इन एनसीआई कैसे निकालें, 45 से 25 पे जा रही है एनसीआई। पहले आपको सिखाया हुआ था कि उस दिन सॉल्व करें कि एनसीआई होती तो कितनी होती, एनसीआई सॉल्व करें, फिर डिक्रीज इन एनसीआई निकालें। तो अब तो हमारे पास डाटा ही नहीं है कि उस दिन की हम एनसीआई निकालें। हाँ, अच्छी बात यह है कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे नहीं, प्रोपोर्शनेट शेयर पे। तो एनसीआई में कितने परसेंट कमी आ रही है, 20%। तो हम वो 700 मिलियन पे लगा लेते हैं, उसने आपको एस की इक्विटी ही बता दी उस दिन की। तो एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो उसी भी परसेंटेज लगनी थी ना, तो 700 पे 20% लगा लेते हैं। देखें अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो एस की इक्विटी के ऊपर परसेंटेज लगाते हैं तो एनसीआई आ जाता है। तो हमने यही काम किया है, और इस काम के लिए पेरेंट ने पैसे कितने दिए थे, ये कहां नजर आ रहे हैं, बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं 120। थोड़े पैसे दिए तो गेन है, ज्यादा पैसे दिए तो लॉस है।
तो गेन है, तो हम इस गेन को यहां अदर रिजर्व में ऐड कर लेंगे। और एनसीआई को 45 से 25 पे ले जाने के लिए क्या करें? एनसीआई को कितना कम कर लें? इतना, ये यही तो है डिक्रीज इन एनसीआई। तो डिक्रीज इन एनसीआई 140। जब चेंजेस इन इक्विटी का सवाल करते हैं तो एनसीआई के कॉलम में यही फिगर हम माइनस दिखाते हैं, तो ये यहां माइनस हो गया। अच्छा, अब बैलेंस शीट टैली रखने के लिए आपको ट्रेल बताता हूं। बैलेंस शीट में एसेट कितना आ रहा था? 120। एसेट से 120 उड़ा दिया, इस साइड से 140 उड़ा दिया, एसेट साइड से 120 उड़ाया, इस साइड से 140 उड़ा दिया और 20 वापस ऐड कर दिया। ये हो गया 0.4। और अभी हुआ है सवाल आधा। तो ग्रुप रिजर्व्स है ना, ग्रुप रिटेन अर्निंग है ना। .5 डन। अच्छा, अब जो एरर्स थे वो ठीक हो गए। अब रह गया मसला फॉरेन सब्सिडी को कंसोलिडेट नहीं किया। अब फॉरेन सब्सिडी का सवाल कर लेते हैं। एरर सारे ठीक कर लिए, और एरर्स ठीक कर लिए तो जितना काम इसका मतलब अब तक किया था वो पूरा हो गया। तो इसको बेशक क्लोज कर लेते हैं। 12, 18। एलबी में कितने परसेंट हमारा? 60। एलसी में 90। तो इसका 60 इधर, 40 इधर, इसका 90 इधर, 10 इधर। एलबी का 60 लाइन है, इसका 60 7.2 और इसका 40 यहां ले आए। जी, उसका 10 यहां ले आए। .8 और 90 इधर ले आए। लेस शेयर इन एलसी 16.2 लेस। फॉरेन सब्सिडरी के अलावा बाकी सारा सवाल हो गया पूरा। बिल्कुल सही, सारा कुछ हो गया। अब फॉरेन सब्सिडी कर लेते हैं। इन्हें बता दें कोई पॉइंट पूछना तो फिर फॉरेन सब्सिडी करता हूं।
फॉरेन सब्सिडी होती कर लेंगे, अब वो तो सब्सिडी है बस, है कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, सिर्फ आपने एसओएफ ट्रांसलेट करना है, फेयर वैल्यू गुडविल निकालनी पड़ेगी, गुडविल निकालनी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डाल के बैलेंस शीट पर यहां डालना है, पक्का डन। चलें ठीक है जी, हो जाएगा। अच्छा ये जो अदर इश्यूज वाला सेट है ना, इसमें कुछ चीजें जो आए अदर इश्यूज वाले सेट पे, सेट 10 पेज 67, चैप्टर में पेज 67। जी अच्छा, इसमें ना ये जो स्टार्ट पे लिखा हुआ है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये मैंने ना स्टैंडर्ड में से पढ़ के जो चीजें मुझे लगा अच्छा ये भी बतानी चाहिए, वो मैंने इस चैप्टर में टूटी फूटी चीजें डाली हैं। जैसे ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड विदाउट ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन है, ये कोई छोटी सी एडजस्टमेंट हो तो हो, वरना मुझे इसका कुछ समझ नहीं आता कि इसमें ये कैसे टेस्ट होगी चीज। इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि हम पैसे दिए बगैर भी पेरेंट बन सकते हैं, सिर्फ एग्रीमेंट के तहत, यानी पैसे दिए बगैर भी हम एग्रीमेंट के तहत पेरेंट बन सकते हैं, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। और उसकी 3 मिसालें दी हैं, सच सर्कमस्टांसेस इंक्लूड, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सख्ती हो सकती है, कोई लेंडर की तरफ से हो सकता है, कुछ ऐसा कि हम बगैर पैसे दिए भी एक्वायरर बन सकते हैं। अच्छा उसके बाद डिटर्मिनिंग व्हाट इज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर पेरेंट जिन लोगों को पैसे दे शेयर्स खरीद रहा है, पेरेंट जिन लोगों को पैसे देके शेयर्स खरीद रहा है, उन लोगों से अपनी को प्लांट मशीनरी भी ठीक करवाई थी, उसके भी पैसे दे रहा है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट में आएंगे। ये इसके अंदर लिखा हुआ बस कि ये देख ले कि पैसे इन्वेस्टमेंट के हैं या किसी और काम के हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि किस पेरेंट को कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस पूरी होंगी तो वो नहीं करेगा कंसोलिडेशन। अच्छा ये जो चौथी चीज लिखी है ना इस पेज पे, ये एक छोटी सी चीज है टेक्निकल, अगर आप इसकी एग्जांपल देख लेंगे, और ये मैंने आईएएस की ओरिजिनल एग्जांपल ही कॉपी की हुई है, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट अगर आप एग्जांपल देख लेंगे और कल पूछना चाहें तो पूछ लें, नहीं देखी नहीं पूछना चाहे तो मेरी तरफ से फारे गए। रिवर्स एक्विजिशन कहानी समझाता हूं आपको। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे मिस्टर एक्स वाई जी, और इस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे फलाना फलाना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनी ए ने कहा इसको कि तुम हमारे शेयर्स खरीद लो, चलो 70% शेयर्स तुम खरीद लो, तुम हमारे पेरेंट बन जाओ। और इस कंपनी का कैपिटल था 100 मिलियन शेयर्स, इसका कैपिटल 100 मिलियन शेयर्स था। कंपनी ए ने खुद इनको कहा कि हमारे शेयर्स तुम खरीदो, और इसने इसके 70% शेयर्स खरीद लिए। पैसे किसको देने? शेयर्स खरीद के पैसे किसको देंगे? इसको देगा, इनको देगा ना। ये लोग पहले कंपनी ए चलाते थे, कंपनी बी कंपनी ए के 70% शेयर्स खरीद रही है, तो पैसे किसको देगी? खत्म होगी कंसोलिडेशन, इनको देगी ना। लीगली पेरेंट कौन है, सब्सिडरी कौन है? बी। ये पेरेंट है, ये सब्सिडरी है, इसको कहते हैं ये लीगल एक्वायरर है और वो लीगल एक्वायरी है। लेकिन पैसे नहीं दिए, इन्होंने इस एक्विजिशन के बदले 140 मिलियन शेयर इशू कर दिए इन लोगों को। जब पेरेंट सब्सिडरी को खरीदता है तो पुराने लोगों को जो पैसे दे रहे होते हैं, शेयर्स भी दे सकते हैं ना, तो वो एग्जिस्टिंग लोग तो छीन के दे रहे होते हैं, फिर नए इशू कर रहे होते हैं। तो इसने जब 70% शेयर्स खरीदने के लिए इनको नए शेयर इशू किए, कंसिडरेशन दी, तो लीगली तो यही पेरेंट है। लीगली इसने उसके 70% शेयर्स खरीदे हुए, लीगली ये पेरेंट है, वो सब्सिडरी है। लेकिन पहले मिस्टर एक्स वाई जी कंपनी ए पे अपनी मर्जी चलाते थे, अब कंपनी बी पे भी इन्हीं की मर्जी चलेगी। कैसे? 240 मिलियन के कैपिटल में से उनके पास कितने परसेंट होल्डिंग आ गई? 240 मिलियन शेयर्स हो गए ना कंपनी बी के, मोर देन 50 हो गया ना, तो ये बैठे बैठाए ओनर से माइनॉरिटी बन गए। इन लोगों को ना इनसे कुछ आया ना गया, लेकिन ये ओनर से एनसीआई बन गए। अच्छा, थोड़ी सी गहरी बात है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं समझा सका हूं, मैं दोबारा बताता हूं। लीगली इसने इसके शेयर्स खरीदे हैं। अब तक हमें सवालों में इससे फर्क पड़ता है कि सब्सिडरी के ओनर्स कौन लोग थे? नहीं, हम फर्क ही नहीं पड़ता। वो थे कोई लोग, उनको पैसे देके फारिग कर दिया।
सिर्फ हम यही देखते थे कि इसने इसके 70% शेयर खरीदे तो ये पी है और वो ऐसे, चाहे बदले में शेयर्स दिए हों, चाहे कैश दिया हो, चाहे वादे किए हों, लीगली ये पेरेंट है। लेकिन अब अंदर की कहानी ये है कि जिन इंडिविजुअल्स के पास पहले कंपनी ए के कंट्रोलिंग ओनरशिप थी, अब वो लोग कंपनी बी के भी ओनर बन बैठे हैं। हाँ, तो मैंने इसलिए बनाया है ना, ये एक स्पेशल सिचुएशन बना रहा हूं ना, ये बहुत नॉर्मल नहीं है। देखें, ये हरकत तभी होगी जब ये मजबूर है, ये तगड़े लोग हैं, इन्होंने जाके डील ही ऐसी की है, और ये लोग तभी मानेंगे जब इनका फायदा हो रहा होगा। ये बहुत नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है। मैं कहानी दोबारा बता रहा हूं, इसने लीगली कंपनी ए के 70% शेयर खरीदे, तो लीगली ये पी है, ये एस है। लेकिन कहानी अंदर की ये हुई कि जिन लोगों से शेयर खरीदे उनको अपने इतने सारे शेयर इशू कर दिए कि ये बैठे बैठे बेघर हो गए। ये लोग अच्छे खासे ओनर थे उसके, अब ये एनसीआई बन गए। ये बात नहीं समझ आई? अच्छा, अब देखें, लीगली पेरेंट यही है, लीगली एस यही है। बुक्स में इन्वेस्टमेंट इसी की आ रही है, इसकी बुक्स में कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है नहीं। लेकिन IFRS 3 ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल्स को चलाया करते थे वही अब इसको चलाएंगे। देखें, पहले क्या होता है, पेरेंट को जो लोग चलाया करते हैं वो सब्सिडरी को चलाते हैं, तो ये लोग सब्सिडरी को चला रहे होंगे, इनके हाथ से तो ये भी गई, इनके हाथ से ये भी गई, तो ये कहलाती है रिवर्स एक्विजिशन, जिसमें लीगली ये पेरेंट है, इसकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, ये लीगली सब्सिडरी है, इसकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होगी। लेकिन चूंकि ये रिवर्स एक्विजिशन है, वो जो लीगल सब्सिडरी को चलाने वाले लोग थे वही अब लीगल पेरेंट को भी चलाने लग जाएंगे, तो कंसोलिडेशन बी नहीं ए करेगा, वो कंसोलिडेट करेगा और वो इनको एनसीआई कह के छेड़ेगा। लीगली ये पेरेंट है, लीगली ये सब्सिडरी है, लेकिन ग्रुप बैलेंस शीट ये नहीं, ये बनाएगा, और वो जो लीगल पेरेंट के ओनर हैं उनको एनसीआई कहा जा रहा होगा। अच्छा, अब इसमें एक हवाई बात यह है कि इसकी बुक्स में तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही, लेकिन ये एक हवाई गुडविल क्रिएट करेगा। हाँ, देखें, पहले क्या होता था कि पेरेंट के शेयर होल्डर्स अब सब्सिडरी को भी कंट्रोल करने लग जाते थे, तो अब ये लीगली सब्सिडरी है, लेकिन इसके शेयर होल्डर्स अब इसको भी कंट्रोल करने लग गए। पेरेंट के अपने ओनर्स का अपने पास से कंट्रोल खत्म हो गया, तो इसलिए इसको रिवर्स एक्विजिशन कहते हैं। तो ये आईएएस की ही एक एग्जांपल है, वो मैंने इस डब्बे में छाप दी है, ये आप अगर देख लेंगे तो अच्छी बात है, पूछ लीजिएगा कुछ पूछना होगा तो। उसके बाद अगले पेज पे रिप्लेसमेंट अवार्ड, ये मैं आपको बता चुका, और सबसे आखिर में एक चीज है कि इक्विटी मेथड किस किसने नहीं लगाना और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करना है, ये बीच में कहीं ना कहीं आपको अलग से बता भी दिया हुआ था। ये थी जी टोटल कंसोलिडेशन। अब मैंने पास्ट पेपर्स के आपको बहुत सारे सवाल कराए हैं, लेकिन वो मैंने कराए हैं। इसमें ना आपके लिए जिन्होंने जून अटेम्प्ट में देना है उनको भी कह रहा हूं, और जिन्होंने दिसंबर में देना है उनको भी कह रहा हूं, आप जब तक सारे सवाल लिख लिख के सॉल्व नहीं करेंगे ना, और आप अपना टारगेट ये रखिए कि 45 मिनट्स से भी कम में लाना है, पूरी वर्किंग्स के साथ। ये नहीं कि हाँ समझ आ गया कर लूंगा, जैसे अभी कहा ना कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, पूरा सवाल लिख के सारी वर्किंग्स के साथ सॉल्व करें। अभी रिपोर्टिंग चल रही है, पूरा सवाल लिख लिख के सॉल्व करें, और उसकी आप ना रोजाना कम से कम एक सवाल की प्रैक्टिस करें। जिन्होंने दिसंबर देने हैं पेपर, आज से गिनती शुरू कर लें, 1.5 महीना आपके पास, तो 1.5 महीने में आज से ही शुरू कर दें, रोजाना एक सवाल कम से कम लिख के करना है, और तेज तेज लिखने की कोशिश करनी है, उसको 40-45 मिनट्स पे लाएं, तो पेपर में कई घंटे में होगा जाके। लिख के नहीं करेंगे तो पेपर में नहीं मैनेज होगा ये। चलें, कंसोलिडेशन खत्म, कल से इंशाल्लाह लीजिस कराता हूं, ठीक है।